साला डिजिटल पर सभी नाजरीन का खैर मकदम है। मुअज़्ज़िज़ नाजरीन, आज हमारे मेहमान हैं जनाब मिलनसार अत्तर अहमद। मिलनसार अहमद का ताल्लुक उर्दू के अहम मरकज़ गुलबर्गा के एक अदबी घराने से है। उर्दू अदब में एमए की डिग्री हासिल करने के बाद आप कुछ साल तक लेक्चरर रहे। आपका तखर्रुर 1985 में आकाशवाणी में हुआ। 3 दहाइयों तक मुख्तलिफ आला ओहदों पर फायज रहकर डायरेक्टर की हैसियत से मुलाजिमत से सुबुकदोश हुए। जनाब मिलनसार ने अपने अदबी सफ़र की शुरुआत शायरी से की, बाद में नसर की तरफ मुतवज्जो हुए। 3 किताबों के मुसन्निफ हैं। हर्फ-ए-इक्तिसाब, दक्कनी मसनवियों में मंजर निगारी और मोनोग्राफ हमीद अलमास इसमें शामिल हैं। मिलनसार अत्तर अहमद के अदबी मज़ामीन मुख्तलिफ रसायल में शाया हो चुके हैं। मुबस्सिर भी हैं। तंज़ व मिज़ाह के जरीदे, सहमाही ज़राफ़त के लिए शेरी और नसरी ज़रीफ़ाना अदब की किताबों पर तबसरे भी लिखते रहे हैं। रोज़नामा सालार के लिए 15 रोज़ा अदबी कॉलम भी लिखते रहे हैं। कर्नाटक उर्दू अकादमी के रुकन की हैसियत से अकादमी के तर्जुमान अस्कार की इदारत भी कर चुके हैं। एक तवील अरसे के बाद आपने दोबारा शेर कहना शुरू किया है। साला डिजिटल पर हमारे मेहमान जनाब मिलनसार अत्तर अहमद का तहे दिल से इस्तकबाल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और साला डिजिटल का। सबसे पहले हम आपसे ताज़ा तरीन कलाम की गुजारिश करते हैं सर, हमारे नाजरीन के लिए। तो आप गुफ्तगू की इब्तिदा शायरी से करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी हम बात मूड है। बनाना चाहते हैं हमारे नाजरीन का। जैसा आपने कहा मेरे तारुफ में है जी कि एक तवील अरसे के बाद मैंने दोबारा शेर कहना शुरू किया है। दरअसल बात यह है कि गुज़िश्ता साल फरवरी में मरहूम खलील मामून साहब ने एक शेरी नशिस्त का एहतमाम किया था, जिसमें उन्होंने गालिब का एक मिसरा तरह के तौर पर दिया था। जी जी। पता नहीं अचानक उस मिसरे पर कुछ शेर हो गए, तो मैंने सोचा कि मुकम्मल गज़ल कह लेते हैं। तो इब्तिदा में मैं आपको उसी गज़ल के चंद शेर सुनाता हूँ जो गालिब के मिसरे मैं नहीं जानता दुआ क्या है। ये गालिब का मिसरा है। तो इस पर मैंने 3 तरह से तरह लगाई है। तो तीनों शेर मैं आपके नाज़रीन को सुनाता हूँ। जी। वास्ता तुझसे ऐ खुदा क्या है, वास्ता तुझसे ऐ खुदा क्या है, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। बहुत खूब। दिल बहुत जोर से धड़कता है जी, दिल बहुत जोर से धड़कता है, मैं नहीं जानता दुआ क्या है जी। दिल के आंसू शुमार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। बहुत खूब। तीनों ही खा है शौका शुमार है गोया, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। बहुत तो ये 4 मैंने 4 तरह से मुख्तलिफ तरह से तरह गिरा लगाई थी जी। इसी गजल के 2 शेर सुना के फिर बाद में मैं आपको अपना कलाम सुनाऊंगा जी। बर्फ ही बर्फ है बदन में मेरे, फिर ये नजरों में शोला सा क्या है। बहुत खूब। बर्फ ही बर्फ है बदन में मेरे, फिर ये नजरों में शोला सा क्या है। बहुत खूब। दोस्ती करके मैंने देख लिया, तेज खंजर है ये हवा क्या है। बहुत खूब सर। जी फरमाइए। आप अपना कोई ताज़ा तरीन गज़ल भी सुना दें तो हमारे नाजरीन का मूड बन जाए सर। जी नहीं, ये भी ताज़ा ही गज़ल है जी, जो मेरे दूसरे दौर की शायरी है, उसकी पहली गज़ल है। ठीक है, मैं आपको सुनाता हूँ। एक गज़ल के 4 शेर समाअत फरमाइए। जी इरशाद। मतला है, नगर में घूम रहा है जी हरीस जादूगर, नगर में घूम रहा है हरीस जादूगर, बदल रहा है जवां ख्वाहिशों का हर पैकर। बहुत खूब। नगर में घूम रहा है हरीस जादूगर, बदल रहा है जवां ख्वाहिशों का हर पैकर, हर एक शख्स का लहजा हुआ है सौदागर। बहुत खूब। हर एक शख्स का लहजा हुआ है सौदागर, दयार हुस्न में होने लगा है रक़्स शरर। बहुत खूब। दयार हुस्न में होने लगा है रक़्स शरर। ये 2 जो अशार हैं ये कताबंद हैं जी। तुम्हारे आने से पहले हबीब था ये शजर जी, तुम्हारे आने से पहले हबीब था ये शजर, तुम्हारे आने से खट्टे हुए हैं इसके समर। बहुत खूब। तुम्हारे आने से पहले रकीब था ये शजर, तुम्हारे आने से पहले रकीब था ये शजर, तुम्हारे आने से
मीठे हुए हैं। यानी 2 अशार में आपने अलग अलग कैफियत बयान की हैं। जी बिल्कुल सही हबीब और रकीब की। जी जी। तो इसके बाद मेरा सवाल होगा कि गुलबर्गा के अदबी माहौल में आपकी परवरिश हुई है, उर्दू से मोहब्बत क्या इसी परवरिश की देन है या कोई और वजूहात रही हैं? देखिए, उर्दू मेरी मादरी जुबान है। मादरी जुबान होने के नाते जाहिर है कि इससे एक फितरी मोहब्बत होगी ही। इसके अलावा मेरी पैदाइश और तालीम और परवरिश गुलबर्गा में हुई। गुलबर्गा हमारे मुल्क भारत के अहम अदबी मराकज़ में से एक है और भी कई हैसियतों से उसकी अहमियत है। ख्वाजा बंदे नवाज गैसो दराज की आरामगाह गुलबर्गा में है और जो एक बहुत ही अहम सूफी हैं 12वीं सदी के श्री बसवेश्वर, उनका मंदिर भी वहाँ पर है। तो वो सूफीज़म का एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि गढ़ है। इसके अलावा मेरे वालिद मरहूम हमीद अल्मास शायर रहे हैं, तो घर में भी अदबी माहौल था। बेशक। तो फितरी बात है कि उर्दू ज़बान से इन 3 वजूहात की वजह से बचपन ही से मुझे बेइंतहा मोहब्बत रही है। एक और वजह भी हो सकती है कि गुलबर्गा में उस ज़माने में 70 की दहाई में उर्दू का बड़ा माहौल था जी। और 10वीं जमात तक ज़रिए तालीम उर्दू हुआ करता था मुख्तलिफ मदारिस में। आज भी मेरा ख्याल है कि गुलबर्गा में उर्दू ज़बान और अदब के लिए बहुत ही साजगार और खुशगवार माहौल है जी। तो सर, आपके जैसे आपके इंट्रो में मैंने कहा कि शायरी से आपने शुरुआत की, फिर नसर की तरफ जो है अपना रुख मोड़ा, फिर दोबारा शायरी की तरफ पलट गए। तो क्या आपको शायरी से दिलचस्पी थी या नसर पसंद नहीं थी? क्या मामला है सर ये? इसमें जाती पसंद या नापसंद का कोई सवाल ही नहीं है। जिनको भी, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे वालिद मरहूम हमीद अल्मास शायर हैं, तो जाहिर है कि अदबी ज़ौक़ और शेरी ज़ौक़ मुझे विरसे में मिला है। बिल्कुल। और अगर आपने गौर किया होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि जितने भी उर्दू के अदीब हैं, लिखने पढ़ने वाले हैं, उन सब की इब्तिदा शायरी से ही होती है। जी। उम्र के ख़ास मरहले में जी शायरी आपको अपनी तरफ खींचती है, उसमें कशिश होती है जी, लड़कपन तो, में एक ऑटोमेटिक अटैचमेंट हो जाता है शायरी से। तो मैंने 1970-71 में जब मेरी उम्र बामुश्किल 15-16 साल की होगी, मैंने शायरी की इब्तिदा की, लेकिन मुझे शायरी के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। अच्छा। बस जो जहन में बात आती या जिस तरह मुझे महसूस होता, मैं उसको एक नोटबुक में लिख देता था। एक बार वो नोटबुक मेरे वालिद के हाथ भी लगी। अच्छा। लेकिन मुझे उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने मेरी वालिदा से कहा कि कम से कम मेरा पहला शेरी मजमुआ छपने तक इनको इंतजार कर लेना चाहिए था। अच्छा। मैंने उस जमाने तक मेरे वालिद की पहली शेरी किताब भी शाये नहीं हुई थी। अच्छा। वो जमाना था जब छपना और किताब रसायल में छपना और फिर शेरी किताबों का छपना इतना आसान नहीं हुआ करता था जितना आज आसान है। तो बहुत देर में पैरामीटर्स होते थे उन दिनों। 1975 में उनकी पहली शेरी किताब पहचान का दर्द अंजरे आम पर है। ये मैं जो बात कर रहा हूँ 70-71 की है। तो हमीद अल्मास साहब की उम्र उस वक्त क्या रही होगी? आपका लड़कपन था तो 30-35 या कुछ रही होगी उनकी। जी मुमकिन है। हाँ, तो वो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मैं कॉलेज में चला गया और कॉलेज में भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में, गुलबर्गा के गवर्नमेंट कॉलेज में उर्दू का बड़ा माहौल था। एक बज़्म उर्दू हुआ करती थी। उस बज़्म उर्दू के ओहदेदारान के लिए बाकायदा इंतखाबात हुआ करते थे जी। कॉलेज का जो मैगजीन हुआ करता था उसमें उर्दू का अलग से हिस्सा होता था और उसके मुदीर के लिए भी तहरीरी मुकाबले हुआ करते थे और कॉलेज के जो अदबी जलसे हुआ करते यानी थे, मुकाबलों में जिनका इंतखाब होता था वही उस उर्दू हिस्से का मुदीर हुआ करता था। हाँ। और जो बज़्म उर्दू के लिए जो इंतखाबात होते थे वो बिल्कुल ऐसे होते थे जैसे कि असम्बली या लोकसभा के इंतखाबात हो रहे, एकदम कड़े जोश और शिद्दत के साथ। तो उस जमाने के अदबी जलसों में हमायदीन शहर भी शरीक हुआ करते थे तालिब इल्मों के अलावा। तो बहरहाल एक ऐसी महफिल में मैंने अपना कलाम सुनाया
पिन ड्रॉप साइलेंस था जी, किसी ने कुछ नहीं कहा जी। उसमें बहुत सारे शायर भी, सुलेमान खतीब साहब भी मौजूद थे, हमारे असातिज़ा भी थे। दूसरे दिन जो अरबी के मेरे उस्ताद थे उन्होंने बुलाया और कहा कि भाई आप शायरी करते हैं, ये वालिद साहब को पता है? मैंने कहा उनको इल्म तो है इसका। तो फिर उन्होंने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा कुछ कहा तो नहीं उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि बेटा कल तुमने जो सुनाया कलाम उसको ना तो गजल कह सकते हैं ना नज्म कह सकते हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि वो सारे मिसरे एक ही बहर में थे और सब वजन में थे। अच्छा, तो मतलब तुम्हारी तबीयत मौजू है और इल्म उरूस के बगैर की वाकफियत के बगैर भी, यानी उस वक्त तक आपको वाकफियत नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, कि एक पीयूसी के तालिब इल्म को अच्छा, क्या हाँ। वाकफियत होगी, लेकिन मेरे कहे हुए सारे मिसरे वजन में थे और एक ही बहर में थे। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि गजल में रदीफ होता है, खाफिया होता है, मतला मख्ता, बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे सिखाई। फिर वहां से वो सिलसिला शुरू हुआ जी। लेकिन बाकायदगी से मैं शेर नहीं कहता रहा। उसी ज़माने में वहाँ पर हमारे एक उर्दू के उस्ताद, बहुत ही मशहूर अदीब नाक़िद डॉक्टर तैयब अंसारी हुआ करते थे। अच्छा। और वो बच्चों में निसाबी किताबों के साथ साथ वो बच्चों में अदबी ज़ौक़ पैदा करने के लिए बहुत सारी सरगर्मियों का एहतमाम करते थे। तो उर्दू की पहली ही जमात में क्लास में उन्होंने हम सबसे कहा कि मैं चाहता हूं कि आइंदा जब आप आएं तो किसी भी मौजू पर एक मजमून लिख कर लाएं जी। अब ये इत्तेफाक देखिए, कुछ 20-25 तालिब इल्म थे, सिर्फ 2 लोगों ने लिख कर लाया था, एक मैं और एक लड़की थी। और बगैर सोचे समझे मैंने जो मजमून लिखा वो मिज़ाहिया मजमून था। अच्छा। और उसका उन्वान था हमने ईद मनाई। अच्छा। फिर उस्ताद ने कहा कि उसको पढ़कर सुनाइए, तो मैंने क्लास में पढ़कर सुनाया। तालिब इल्म बहुत हंसते रहे, हमारे तैयब अंसारी साहब को भी बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने मेरा मिज़ाहिया मजमून और उस लड़की का संजीदा मजमून, ये दोनों मज़ामीन उन्होंने एक हफ्ते के वक्फे से, उस जमाने में गुलबर्गा में रोजनामा सियासत जो हैदराबाद से शाये होता है, आज भी वो बड़ा मकबूल था। तो उस रोजनामा सियासत में उन्होंने मजमून छपवाया जी। तो जब वो मजमून छप गया तो फिर मैं उस तरह नसर की तरफ मुतवज्जह हुआ और फिर मिज़ाहिया मज़ामीन लिखता रहा जी। तो गुलबर्गा में उस जमाने में ये कल्चर था कि जो तालिब इल्म होते हैं उनको घर में पढ़ने के लिए एक गोशे तन्हाई मैसर नहीं होती है, तो वो क्या करते थे कि मसाजिद में या कहीं दूसरी जगह पर कमरे लिया करते थे। अच्छा। और उन कमरों में पढ़ते थे। लाइब्रेरीज का कोई रिवाज नहीं था। तो कमरे का चक्कर मैंने एक मिज़ाहिया मजमून लिखा था। अच्छा। इस तरह मैं नसर की तरफ आया। और भी कुछ वजूहात थी और कॉलेज मैगजीन के लिए कुछ लिखना पड़ता था जी। तो मैंने सबसे पहला अफसाना उस कॉलेज मैगजीन के लिए लिखा था। फिर उसके बाद एक और अफसाना लिखा जो बेंगलोर के एक अदबी रिसाले दरमा में शाया हुआ। अच्छा। तो इस तरह मैं साथ साथ शायरी के अलावा, लेकिन उसमें बाकायदगी नहीं थी शेर गोई में, उसके साथ साथ मैं अफसाने और मिज़ाहिया मज़ामीन भी लिखता रहा, लेकिन एक तसलसल उसमें कभी भी नहीं रहा। और वो सारी शेरी और नसरी तख्लीक़ात मकामी अखबारात और रियासती अखबारात ही में शाया होती रही। हाँ। कर्नाटक के बाहर वो नसरी या शेरी तख्लीक़ात शाया नहीं हुए। तो ये रहा आपका शुरुआत का। अच्छा, मोनोग्राफ हमीद अल्मास के ताल्लुक से हमें कुछ बताएं सर, ये क्या है और कैसे इसकी आपको? ये देखिए, ये मेरे वालिद हमीद अल्मास साहब के बारे में, उनकी हयात और उनके अदबी कारनामों के बारे में ये किताब है। जब खलील मामून साहब जो उर्दू जदीद नज़्म के बहुत ही मोतबर और नुमाइंदा शायर हैं, जब कर्नाटका उर्दू एकेडमी के सदर थे तो उन्होंने यादें रफ्तगान के नाम से एक सिलसिला शुरू किया था जी। इस सीरीज के तहत कर्नाटक के जो मरहूम अदीब और शायर हैं उनके बारे में, उनको करीब से जानने वालों से किताबें लिखवाने का सिलसिला शुरू किया, जिसे मोनोग्राफ कहते हैं जी। तो उन्होंने मुझसे ख्वाहिश किया, उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि अपने वालिद के बारे में मोनोग्राफ मैं लिखूं, और उन्हीं के हुक्म की वजह से ये किताब मुकम्मल हुई और एकेडमी से, कर्नाटक उर्दू एकेडमी से शाये हुई। इसमें उनकी पूरी हयात के बारे में तफसील से सारी तफसीलात हैं।
उनकी हयात के बारे में और फिर उनके अदबी कारनामों के बारे में, उनकी किताबों के बारे में, उनको जो इनामात मिले उनका जिक्र है। सबसे अच्छी बात है कि अदबी हल्कों में लोगों ने इस किताब को पसंद किया और मुबस्सिरीन ने खासतौर से ये कहा कि इस किताब को पढ़ते हुए कभी ये एहसास नहीं होता कि इस किताब को हमीद अल्मास के बेटे ने ही लिखा है। अच्छा। तो मैंने पूरी कोशिश की कि पूरी गैर जानिबदारी के साथ अपने जज्बात को और अपने ताल्लुक को दूर रखते हुए, उससे बचते हुए जज्बात से, बिल्कुल गैर जानिबदारी के साथ उनकी हयात और उनके अदबी कारनामों के बारे में लिख सकें। हाँ। हर्फ़े इक्तिसाब क्या है सर? ये हर्फ़े इक्तिसाब मेरी पहली किताब है। जब मैं गुलबर्गा से बीए की तालीम पूरी करने के बाद बेंगलोर आया 1977 में, तो यहाँ बेंगलोर यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से मैंने एमए किया। उस वक्त रोजनामा सालार के अदबी एडिशन को मेरे वालिद हमीद अल्मास साहब तरतीब दिया करते थे, उसके अदबी एडिटर हुआ करते थे। क्योंकि मुझे लिखने पढ़ने का शौक था, तो उन्होंने कहा कि सिलसिले को जारी रखिए, और वो मुझसे मुख्तलिफ किताबों पर तबसरे और दीगर तहरीरें वगैरह लिखने के लिए कहा करते थे। तो मैंने अदबी मज़ामीन लिखने का सिलसिला शुरू किया। तो हर्फ़े इक्तिसाब मेरे अदबी मज़ामीन का मजमुआ है। अच्छा। जिसमें मुझे याद है कि अख्तरुल इमान की जो शेरी किताब है यादें, जिस पर उनको मरकज़ी साहित्य अकेडमी का इनाम भी मिला, यादें के बारे में एक मज़मून है। फिर उर्दू में हमद निगारी की रिवायत के बारे में है, उर्दू गज़ल के जदीद उर्दू गज़ल के मौज़ूआत के बारे में है, और भी कुछ मुख्तलिफ मज़ामीन हैं। तो मेरे अदबी मज़ामीन का मजमुआ है हर्फ़े इक्तिसाब। जी। आपकी किताब दक्नी मसनवी में मंजर निगारी एक अलग ही मौजू पर है, इसका इंतखाब आपने क्यों किया सर? ये देखिए, जब मैं उर्दू में एमए कर रहा था तो बेंगलोर सिटी के शोबे उर्दू में ये एक क्या कहना चाहिए कि रूल तो नहीं था, एक रिवायत थी कि दूसरे साल में या तो आप एक पूरे मुकम्मल 4 पर्चे पढ़ते हैं चौथे सेमेस्टर में, या एक पर्चे के बजाय आप एक मिकाला लिख सकते हैं किसी एक मौजू पर, डिसर्टेशन आप जिसे कहते हैं। तो मेरे जो असातिज़ा थे डॉक्टर आमिना खातून साहिबा और डॉक्टर फहमीदा बेगम साहिबा, तो इन लोगों की ख्वाहिश थी कि सारे तालिब इल्म बजाय वो चौथा पेपर लेने के, उसको छोड़ करके मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मिकाले लिखें। तो ये मौजू दक्नी मसनवी मंजर निगारी, पहले तो मुझे डॉक्टर आमिना खातून ने कर्नाटक में उर्दू शायरी के मौजू पर मिकाला लिखने के लिए कहा, मगर वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से मैंने अपनी क्या कहना चाहिए कि मैंने इस बात का इजहार किया कि शायद मैं इस मौजू पर नहीं लिख पाऊंगा। तो फिर उन्होंने उसका मौजू बदल दिया और कुछ उर्दू तनकीद के बारे में कुछ लिखने के लिए कहा। फिर बाद में शायद उनकी मियाद खत्म हो गई डॉक्टर आमिना खातून साहिबा की, डॉक्टर फहमीदा बेगम साहिबा शोबे उर्दू की सदर हुई, तो उन्होंने मुझे ये मौजू दिया दक्नी मसनवी मंजर निगारी, और उन्हीं की निगरानी में मैंने ये मकाला लिखा। और फिर जब वो कर्नाटका उर्दू एकेडमी की सदर बने, तो उन्होंने हुक्म दिया कि ये मुसवदा मैं एकेडमी में दाखिल करूं, और फिर एकेडमी से ही, एकेडमी की माली इयानत से वो किताब दक्नी मसनवी मंजर निगारी शाये। जी सर, हमारे फिल्म इंडस्ट्री से जावेद अख्तर का कहना है कि सेंस ऑफ ह्यूमर जो है बुरे वक्तों के लिए होता है। जैसे उन्होंने इसकी तशबीह जो है गाड़ी के शॉक ऑब्जर्वर से दी है कि शॉक ऑब्जर्वर्स जो है नॉर्मल रोड्स के लिए नहीं होते हैं, बल्कि पॉट होल्स और बुरी सड़कों के लिए होते हैं। इसी तरह सेंस ऑफ ह्यूमर भी जो है जिंदगी के शॉक ऑब्जर्वर्स हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? ये बिल्कुल सही है। उर्दू में जो तंजिया और मिजाहिया अदब लिखा गया है, अगर आप उसका बगौर मुताला करें तो आपकी बात बिल्कुल सही है। या डॉक्टर जनाब जावेद अख्तर साहब ने जो बात कहा वो भी सच है कि मिजाह जो है जिंदगी की तलखियों को बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा करता है। और मैंने जैसा कि मैंने कहा कि इब्तिदा में 2 मिजाह मज़ामीन मैंने लिखे थे, उस सिलसिले को मैं जारी नहीं रख सका, लेकिन जब ये
गुज़िश्ता साल जब शायरी शेरगोई का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ तो गज़लें कहने के साथ साथ एक और सिलसिला मैंने शुरू किया जिसको मैंने उन्वान दिया गालिब प्लस मिलनसार। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने गालिब के मिसरों पर गिरा लगाई है। हाँ। और ख़ुद हमारी रियासत में एक बहुत ही मशहूर शायर हुआ करते थे डॉक्टर राही कुरैशी, वो भी गुलबर्गा में रहा करते थे। उनकी संजीदा शायरी की कई किताबें शाये हुई हैं, मगर संजीदा शायरी के साथ साथ वो गालिब प्लस राही अच्छा के नाम से मिजाही और तंजिया शायरी भी किया करते थे। एक मिसरा, दूसरा मिसरा गालिब का हुआ करता था, पहला मिसरा राही साहब का हुआ करता था। तो यही से उसी नहज पर मैंने भी करीब 100 गालिब के मिसरों पर गिरह लगाई है गुज़िश्ता साल जब मैंने दोबारा शायरी शुरू की। और ये खिस्तवार 60 गिरहें सरोजनामा सालार के एग्जीबिशन में शायद हैं। और इसके अलावा आज पूरे मुल्क में तंज़ो मिज़ाह का जो वाहिद रिसाला है शिगुफा, जो हैदराबाद से शाये होता है, उसमें भी ये दोनों किस्तें शाये हुई हैं और लोगों ने इसको बहुत पसंद किया है। वो इसमें मिज़ाह है या तंज़ है मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं लाया हूँ तो 2 शेर आपको सिर्फ उसके सुनाता हूँ। जरूर, हम सुनना चाहेंगे सर। गालिब प्लस मिलनसार के सिर्फ 3 शेर सुनाता हूँ। इसमें दूसरे मिसरे गालिब के, पहले मिसरे जो है मेरे हैं, आपने लिखे जी। चाहे लीडर हो के अफसर हो के मुंसिफ कोई जी, चाहे लीडर हो के अफसर हो के मुंसिफ कोई, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला जी। दूसरा शेर है, हम पर तुम्हारे नज़्म की कैसी नजर है आज, हम पर तुम्हारे नज़्म की कैसी नजर है आज, दूधे चराग़े खाना गुबारे सफर है आज। एक और आखिरी, 22 साल से वही चेहरा है रूबरू। अच्छा, 22 साल से वही चेहरा है रूबरू, जलता हूँ अपनी ताकत दीदार देखकर। बहुत खूब सर, बहुत खूब सर। मेरा अगला सवाल है कि रेडियो को जो है जहन का थिएटर भी कहा जाता है। क्या आप समझते हैं सर कि आज के सामाईन अब भी इस मीडियम से उसी तरह महजूज हो रहे हैं, या उसी तरह मुस्तफीद हो रहे हैं, या उसी तरह जो है अपनी जहनी कैफियत या डिप्रेशंस को बदलने के लिए इस मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, या क्या समझते हैं सर आप इस मामले में? नहीं, आपने जो पहली बात कही कि रेडियो को जहन का थिएटर कहा जाता है, ठीक है। देखिए, वो आवाज का मीडियम है। आप आवाज के जरिए और जबान के जरिए, लफ्जों के जरिए आप तस्वीरें बनाते हैं जी। हाँ, पैकर तराशी आप करते हैं जी जी। तो वो तस्वीरें हर सुनने वाले के लिए मुख्तलिफ होती हैं। वो अपने तख़य्युल, उसके पास जो क़ुव्वत मुतक़य्यला है, उसकी मदद से सुनने वाला, पेश करने वाला जो लफ्ज़ों की मदद से तस्वीरें बनाने की कोशिश कर रहा है, हर सुनने वाला अपने अपनी तख़य्युल की मदद से मुख्तलिफ तस्वीरें बना सकता है, उसकी अपनी जो इमेजिनेशन है उसके हिसाब से। तो उसको हम कह सकते हैं कि ज़हनी थिएटर है। अब आज के दौर में सुनने वाले रेडियो से मुस्तफिद हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में मुख्तलिफ राय हो सकती हैं, क्योंकि आज रेडियो की एज ए मीडियम, बहैसियत मीडियम, रेडियो की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता है। बहुत ही ताकतवर मीडियम है और पूरे मुल्क में उसका जाल फैला हुआ है। मुल्क के दूर दराज मकामात तक भी उसकी पहुंच है। बहुत कम खर्च पर बहुत तेजी के साथ अपनी बात को, अपने पैगाम को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है जी। लेकिन कुछ सालों पहले जो मुनाफिली थी रेडियो की, वो जाहिर है कि अब खत्म हो गई है। उसके पहले दूरदर्शन आया, टेलीविजन आया, उसके बाद आज इतने सारे प्राइवेट चैनल हैं, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, तो लोगों के पास जो वक्त है मीडिया के देने के लिए, वो वक्त बढ़ गया है। लेकिन इसके बावजूद आज भी लोग रेडियो को सुनते हैं, खासतौर से जब FM चैनल्स शुरू हुए तो
वो मोबाइल पर दस्तयाब हैं, अवेलेबल हैं। तो आप कार में जाते हुए भी या मुख्तलिफ काम करते हुए भी वो सुन सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि सामाइन की तादाद में कमी आई हो, लेकिन आज भी लोग रेडियो सुनते हैं, खासतौर से जो किसानों के प्रोग्राम हैं वो प्रोग्राम शौक से सुने जाते हैं और किसानों को उससे बहुत फायदा भी हुआ है। सर, आप आकाशवाणी के डायरेक्टर रह चुके हैं, आपका आकाशवाणी में सबसे यादगार तजुर्बा कौन सा है सर, जो आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहेंगे? अब देखिए, मैं 32 साल मैंने मुलाजिमत की, मेरे लिए तो सारे लम्हे यादगार लम्हे रहे हैं। तजुर्बे ऐसा है कि देखिए, बुनियादी तौर पर मैं उर्दू ज़बान के प्रोग्राम के लिए मुंतखब हुआ था, लेकिन आप चूँकि उर्दू का प्रोग्राम हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार होता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ उर्दू के प्रोग्राम ही तरतीब दूंगा या प्रोड्यूस करूंगा। आपको दीगर ज़बानों के प्रोग्राम भी बनाने पड़ते हैं और कुछ इंतज़ामी काम भी करना पड़ता है जी। लेकिन जैसा कि मैंने इब्तिदा में कहा कि उर्दू मेरी मादरी ज़बान है, तो मैं बहुत ही ज़ौक़ और शौक़ से उर्दू प्रोग्राम को तरतीब दिया करता था, एक सरकारी काम समझकर नहीं, बल्कि अपना एक ज़ाती काम समझकर। कोई खास प्रोग्राम जो आपकी याददाश्त में रह गया? बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे कि मेरा पहला तकर्रुर आकाशवाणी धारवाड़ में हुआ। बामुश्किल मुझे आकाशवाणी में ज्वाइन करके 3 या 4 महीने हुए होंगे जी। तो जो मेरा पहला यादगार तजुर्बा तो नहीं कहना चाहिए, पहली यादगार जो बात है वो ये है कि वहाँ मुझे मोहतरमा शबाना आज़मी का इंटरव्यू करने का मौका मिला। हाँ। बामुश्किल मुझे ज्वाइन किए हुए 2-4 महीने हुए थे। वो काफी मकबूल हुआ वो इंटरव्यू। अच्छा। लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, खुद शबाना आज़मी साहिबा को वो इंटरव्यू बहुत पसंद आया। और उसके करीब 9 साल के बाद जी मुझे जावेद अख्तर साहब का भी इंटरव्यू करने का मौका मिला बेंगलोर में। वो भी लोगों ने काफी पसंद किया। हाँ। जी। और भी कई ऐसी शख्सियात हैं, अदबी शख्सियात। लेकिन ऐसा है कि अगर आप कहें कि जो तजुर्बा आपको बहुत अच्छा लगा, हमारे पास क्या है कि जो उर्दू वाले हैं वो ड्रामों में, रेडियाई ड्रामों में उतना दिलचस्पी उस वक्त नहीं लिया करते थे। हाँ। खास तौर पे रेडियो स्टेशन को आना और फिर ड्रामों में हिस्सा लेना, उसके लिए ड्रामों में हिस्सा लेने के लिए आपकी आवाज का ऑडिशन होता है कि आपकी आवाज रेडियो जनक है या नहीं, आपकी आवाज रेडियो के लिए मुनासिब है क्या नहीं, और फिर किस किरदार के लिए मुनासिब है, एक तरह का ऑडिशन होता है। उमूमन रेडियो प्रोग्राम से हमारी जो उर्दू की ख़वातीन है वो थोड़ा सा दूर रही हैं। अच्छा। फिर खास तौर पर आना और ड्रामों में सदाकारी करना, अच्छा। वो जरा मुश्किल काम रहा। मुश्किल काम तो नहीं, बल्कि वालिदैन की इजाजत नहीं मिलती या जो भी उनकी मजबूरी रह रही हो। तो ऐसे माहौल में मैंने बेंगलोर आकाशवाणी से उर्दू में बहुत सारे ड्रामे प्रोड्यूस किए। अच्छा। और बहुत पसंद भी किए गए। तो वो उर्दू में ड्रामों का प्रोड्यूस करना मुझे लगता है कि मेरा बहुत ही यादगार तजुर्बा रहा है। तजुर्बा या कारनामा कहें उसको। कारनामा तो नहीं, तजुर्बा रहा है। जी सर, अभी जो है पॉडकास्ट का काफी रुझान है, काफी ट्रेंडिंग है, तो आपको क्या लगता है सर कि रेडियो को भी उसी नहज पर अपनी प्रोडक्शंस को इम्प्रूव करनी चाहिए, या क्या कर सकते हैं इस मैटर में? कर रहे होंगे वो लोग, क्योंकि मुझे रिटायर्ड हुए मुलाजिमत से सुबुकदोश हुए 8.5 साल हो गए। अब मुझे पता नहीं इन पिछले 8.5 सालों में क्या क्या तब्दीलियां आई हैं या क्या हो रहा है। कर रहे होंगे वो लोग, यकीनन कर रहे होंगे, क्योंकि वक्त के साथ चलना जो है वो रेडियो के काम करने वाले जानते हैं। बिल्कुल सर, हमारे बचपन की यादगारें ऐसी हैं कि जब हम सुबह उठते थे तो आकाशवाणी सुनते थे, उस टाइम पे गाने वगैरह चल रहे होते थे, फिर शाम में सोते वक्त भी जो है आकाशवाणी से ही हमारी जो है दिन का इख्तिताम होता था। कोई ऐसा प्रोग्राम आपको अगर मौका मिला तो वो कौन सा प्रोग्राम होगा जो आप वापस जो है रेडियो पर लाना चाहेंगे सर? नहीं, आप जिसकी बात कर रहे हैं शायद विविध भारती की बात कर रहे हैं। हाँ, विविध भारती। आकाशवाणी भी था ना सर उस टाइम? आकाशवाणी की एक सर्विस है वो। अच्छा, विविध भारती। हाँ। बहुत सारी हमारी सर्विसेज हैं, जैसे उर्दू सर्विस है। हाँ जी, सब सर्विस। तो विविध भारती एक कमर्शियल सर्विस है।
जिसमें उमूमन तफरीही प्रोग्राम नशर किए जाते हैं, खासतौर से फिल्मी गीत वगैरह। तो वो बहुत ही आज भी बड़ी मकबूल सर्विस है। मुझे याद है कि अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि हम वो आपकी फरमाइश और छाया गीत वगैरह सुन करके सो जाते हैं। खासकर वो जो अमीन सयानी के जो आते थे वो बिना का गीत, बिना का गीत नहीं, वो आकाशवाणी का प्रोग्राम नहीं था, वो सिलोन का शायद, रेडियो सिलोन का था वो शायद। तो कोई ऐसा प्रोग्राम जो आप वापस से लाना चाहेंगे रेडियो पे, कोई ऐसा प्रोग्राम आप बताएं सर जो आपको बहुत पसंद रहा हो? मैं सभी प्रोग्राम अच्छे होते हैं। देखिए, हर प्रोड्यूसर जो प्रोग्राम बनाता है, जाहिर है वो पूरी कोशिश करता है कि वो प्रोग्राम अच्छा हो। अब ये कहना मुश्किल है कि मैं कौन सा प्रोग्राम वापस सुनना चाहूंगा, जरा मुश्किल है कहना। ठीक है, आप हमारे नाजरीन से कुछ कहना चाहेंगे सर इख्तिताम पर? किस सिलसिले में? कुछ भी अपने तजुर्बात के बारे में, या रेडियो से ताल्लुक, या फिर अपने अदबी सफर के मुताल्लिक कुछ भी कहना चाहें, या फिर कोई पैगाम देना चाहें हमारे नाजरीन को? पैगाम तो खैर क्या दें, मैं एक दो गजलें सुना देता हूँ अगर आपकी इजाजत है। बिल्कुल बिल्कुल इजाजत है सर। एक दो क़ितात सुनाता हूँ जी, उसके बाद एक गजल सुनाकर जी हम अपनी गुफ्तगू को खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो पहला ख़िता है, दिल मेरा किसी हुस्न से आबाद नहीं है, दिल मेरा किसी हुस्न से आबाद नहीं है, और ये भी हकीकत है कि बर्बाद नहीं है। आबाद न बर्बाद अजब हाल है दिल का, आबाद न बर्बाद अजब हाल है दिल का, ये सांस तो है सांस की आवाज नहीं है। बहुत खूब। दूसरा खिता है, बाजार में अरमान का सामान बहुत है जी, जीने का तलबगार परेशान बहुत है जी, तेजी से बदलती हुई रौनक की चमक से जी, मरता हुआ हर लम्हा पशेमान बहुत है। बहुत खूब। ये गजल के चंद शेर सुनिए। मतलब है, हर हुक्म की तामील से इनकार नहीं है, हर हुक्म की तामील से इनकार नहीं है, शामिल मेरी मर्जी मेरे सरकार नहीं है। बहुत खूब। मिलते हैं तो कहते हैं कि सब हाल है अच्छा, इस शहर में अब कोई भी बीमार नहीं है। बहुत खूब। बहुत वाकिफ है हर एक मौज की करवट से समंदर, मौजों को ये लगता है गुनहगार नहीं है। बहुत खूब। मसरूफ है दीवारों की तामीर में हरदम, ऐलान ये करता है कि दीवार नहीं है। रहता है बहुत ठाठ से तन्हाई के घर में, हाकिम की हुजूरी में मिलनसार नहीं है। बहुत खूब सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थे हमारे मेहमान जनाब मिलनसार अत्हर अहमद। हमें यकीन है कि ये गुफ्तगू आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान सबीहा फातिमा को इजाज़त दें।